बुद्ध कहते हैं समाधि तक की यात्रा के लिए, समाधि के भवन में प्रवेश करने के लिए प्रज्ञा द्वार है। पिछले पार्ट 1 में हमने सम्यक दृष्टि के बारे में थोड़ा बहुत विचार किया। आज सम्यक दृष्टि के भाग 2 में हम बुद्ध की सम्यक दृष्टि के बारे में समझेंगे कि कैसे एक राजकुमार को सम्यक दृष्टि के जरिए जीवन में बदलाव आया और वह आध्यात्म की यात्रा पर निकल पड़े। सम्यक दृष्टि एक ऐसा अवलोकन है जिसमें आपके सामने का उद्देश्य ही रह जाता है और कोई भी विचार नहीं होता, क्योंकि विचार आते ही मन में परख और तुलना आने लगती है। अच्छा या बुरा, करें या ना करें, हमेशा ही एक ऑप्शन रहता है। और जब विचार ही नहीं होगा तो यह तुलना करने का, अंतर करने का भाव भी नहीं उठेगा। बुद्ध के अंदर सम्यक दृष्टि थी, तभी जब उन्होंने पहली बार किसी वृद्ध को देखा तो तुरंत बात इतने गहरे में चुभ गई कि कल यह मेरे साथ भी हो जाएगा। फिर बीमार दिखा, तब भी यही ख्याल उठा कि कल मेरे साथ भी तो यही होने वाला है। और फिर मृत्यु दिखी, तब भी यही ख्याल कि कल मैं भी मर जाऊंगा, तो फिर मैं कौन हूँ जो मरते समय इस शरीर से निकल जाएगा। सम्यक दृष्टि का इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है। लेकिन साधारण मनुष्य की दशा कैसी है, उसकी दृष्टि कैसी है, उसे दिख ही नहीं पा रहा है। सोचो, एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, कभी उसको सम्यक दृष्टि से पूरे होश से देखना, जैसे कि बुद्ध ने बूढ़े को देखा था, तो तुम सिगरेट पीने वाले व्यक्ति पर करुणा से भर जाओगे। तुम्हें उस पर दया का भाव उठेगा कि देखो यह व्यक्ति क्या कर रहा है, कैसे जानबूझकर अपने शरीर का नाश कर रहा है, मुंह के अंदर धुआं भर रहा है, फिर छोड़ रहा है, आसपास के लोगों को भी दुख दे रहा है, खुद भी दुखी हो रहा है। और ऐसा नहीं कि वह कोई निरक्षर होगा, उसके अंदर बुद्धि का अभाव होगा। वह इंजीनियर हो सकता है, वह साइंटिस्ट हो सकता है, वह डॉक्टर हो सकता है, एक प्रोफेसर हो सकता है, किसी देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हो सकता है। यह भी हो सकता है कि वह पॉल्यूशन पर किसी डिबेट में किसी देश का प्रतिनिधित्व करता हो, धुएं से होने वाले शरीर पर नुकसान के लेक्चर देता हो, मगर उसकी दशा पर आपको दया आएगी। पहली बार बुद्ध की ही तरह तुम्हारे अंदर भी विचार उठेगा, होश जगेगा कि ये तो बिल्कुल ही व्यर्थ की बात है। बच्चे भी ऐसा नहीं कर सकते। कोई कैसे अपने मुंह में धुआं भरने और छोड़ने में रस ले सकता है जबकि उसके नुकसान का पता हो। जरूर यह गहरी आत्मिक बेहोशी होगी, लेकिन वह आदमी अपने को बेहोश नहीं मानता। आप भी उसको बेहोश नहीं मान पाओगे, क्योंकि वह सब काम कर रहा है जो मैंने ऊपर बताए, मगर सोए सोए। अब आप समझे होंगे कि जब बुद्ध कहते हैं कि तुम अभी बेहोश हो, सोए सोए हो, तो यही इसका मतलब है। और जैसे जैसे तुम्हारे अंदर सम्यक दृष्टि का झरोका खुलता चला जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारी प्रज्ञा, आंतरिक ज्ञान बढ़ता चला जाएगा और फिर एक नए जीवन का आयाम खुलेगा जिसमें करुणा होगी, दया होगी, नम्रता होगी। अब सोचो, अगर अब जबकि आपकी दृष्टि सम्यक है, बुद्ध की तरह है, और कोई आपके आगे नशा करे और गाली दे, तो आपको उस पर दया आएगी, करुणा से भर जाओगे, बजाय इसके कि उससे झगड़ा करो। वह एक गाली दे, तुम 2 गाली दो। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि अष्टांगिक मार्ग से समस्त दुखों का नाश हो जाता है। जहाँ झगड़ा होना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए, वहाँ दया और करुणा उठने लगती है। अपने आप ही दुख दूर हो गए। जिस बात के लिए आप गुस्सा करते हो, मारपीट करते हो और न जाने कब तक, शायद जिंदगी भर, जिनको नहीं भूलते, वो घटनाएं दया और करुणा की वजह से शून्य में बदल जाती हैं। और जैसे जैसे सम्यक दृष्टि बढ़ेगी, वैसे वैसे आपको इस जगत में घट रही घटनाएं इतनी स्पष्ट दिखाई देने लगेंगी कि आप स्वतः ही अपने समस्त दुखों से ऊपर उठने लगोगे, बचने लगोगे और जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। सम्यक दृष्टि को इसीलिए प्रज्ञा का आधार माना गया है। इसी से मनुष्य के अंदर अंतर्ज्ञान पैदा होता है,
उसके अंदर सोचने और समझने की अंतर्दृष्टि खुल जाती है। वह जगत को फिर ऐसे नहीं देखता जैसे कि अभी हम अपने स्वार्थवश या पसंद नापसंद से देखते हैं, बल्कि वह उस गहराई से अंतर आँख से देखता है जहाँ घटना मूल रूप से घट रही है। सम्यक दृष्टि ऐसे ही है जैसे मैग्नीफाइड ग्लास होता है, जिसको स्थिर रखने से सूरज की किरण की समस्त ऊर्जा एक पॉइंट पर आ जाती है और आग पैदा करती है। वैसे जब आप सूरज की किरणों के साथ हो तो नहीं जलते, मगर एक केंद्र पर एकत्रित की गई ऊर्जा आपको जला देगी। ठीक उसी प्रकार सम्यक दृष्टि से जब भी जगत के कार्यकलापों को देखा जाता है, उनकी वास्तविकता दिखाई देती है और उनमें लिप्त होने से बचा जा सकता है। और जैसे जैसे आप निर्लेप रहने लगते हो, वैसे वैसे आप स्वतः ही कार्मिक बंधन से छूटने लगते हो। इसीलिए हमेशा ही सम्यक दृष्टि से ही देखो। एक और उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को सम्यक दृष्टि से चलते हुए देखो। आपका जैसे जैसे ध्यान गहरा होने लगेगा, आप हैरान हो जाओगे कि 2 पांवों पर बिना किसी सपोर्ट के आदमी चल रहा है। कोई बैटरी नहीं लगी है, कोई मशीन नहीं लगी है। कैसे चलता है, कैसे खड़ा है, जबकि 2 पांव पर आप एक सीढ़ी को खड़े नहीं रख सकते बिना सपोर्ट के। और फिर किसी मरे हुए व्यक्ति को ध्यान में लाओ तो तुम्हें पहली बार एहसास होगा कि शरीर के अंदर एक ऊर्जा है, एक चेतना है, एक मन है जो इसको सीधे खड़े रखे हुए है। इसके अंदर तरंग है, गति है, और यह भी एहसास होगा कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर में रहते हो। और तब तुम्हें बुद्ध की उस बात की गहराई दिखेगी जब उन्होंने एक मृतक को देखा और विचार किया कि कल मैं भी तो मर जाऊंगा, फिर यह कौन है जो मुझे अभी जिंदा रखे हुए है। इसी की खोज करनी होगी। और यह सम्यक दृष्टि से लिया गया निर्णय था जो अडिग हो गया, जिसको न तो उनके पिता शुद्धोदनी ला सके और न ही उनके नवजात पुत्र का मोह, और उन्होंने खोज शुरू कर दी। सम्यक दृष्टि के अभ्यास के लिए आपको थोड़ा रुक कर देखना होगा। चीज़ों को, घटनाओं को ठहर कर एकांत चित्त होकर अवलोकन करना होगा। अभी मनुष्य का दुर्भाग्य यह है कि वह इसके विपरीत जिंदगी जी रहा है। वह आगे चला जा रहा है, शरीर से ही नहीं विचारों से भी भागे चला जा रहा है। जब कभी उसका शरीर रुकता भी है, उसका मन न जाने कहाँ की सैर कर रहा होता है। और क्योंकि वह बेहोश है अभी, इसीलिए उसे परवाह भी नहीं है। उसका वही सामान्य जीवन है। लेकिन जब तुम एक साधक की तरह देखने लगोगे, तब तुम्हें शुरू में बहुत अड़चन आएगी और तुम इस मन को बेकाबू पाओगे। मगर याद रखना होगा कि तुम एक बहुत बड़ी यात्रा पर हो और शुरुआत में रुकावटें आएंगी। लेकिन अगर तुम बुद्ध की तरह सम्यक दृष्टि से अपने को देखते रहे, तो संसार के समस्त दुखों से तुम मुक्त हो जाओगे। आज हमने सम्यक दृष्टि से कैसे जागरूकता आती है और क्रोध, घृणा आदि कैसे करुणा और दया में बदल जाती है, इस पर विचार किया और बुद्ध की घटनाओं से सम्यक दृष्टि को समझने की कोशिश की। आने वाले सम्यक दृष्टि भाग 3 में हम और गहरे से अवलोकन करेंगे कि कैसे सम्यक दृष्टि से प्रज्ञा का जन्म होता है और दुख में रहने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाया जा सकता है।